क्या आप भी उन स्टूडेंट्स में से एक हैं जो कि ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारे टर्म्स देखकर घबरा जाते हैं, और अगर कहीं ये टर्म्स दिखते हैं किसी आर्टिकल में तो आपको लगता है ये आपकी समझ में नहीं आने वाला? अगर आपका आंसर यस है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिडबी, और आज का जो आर्टिकल है अ मैटर ऑफ इंपोर्ट। आर्टिकल शुरू करने के पहले कुछ टर्म्स को देखेंगे जो कि हमें इस आर्टिकल में मिलने वाले हैं, बड़े ही आसान शब्दों में। सबसे पहले ट्रेड डेफिसिट समझते हैं। सो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, मान लो हम किसी और कंट्री से कुछ सामान मंगवाते हैं अपने देश में, तो हम कहते हैं उसको इंपोर्ट करना, लेकिन उसके लिए हमें पे करना होता है ना, पेमेंट करनी होगी ना, आप कोई सामान खरीदोगे। और एक्सपोर्ट करते हैं मतलब हमने मैन्युफैक्चर किया और हमने ये सामान किसी दूसरी कंट्री को भेजा, ठीक है, तो हमें पैसे मिलते हैं। अब जो मॉनेटरी वैल्यू है, मतलब जब सामान इंपोर्ट किया तो पैसे देने हैं और जब एक्सपोर्ट किया तो हमें पैसे मिलेंगे, तो दोनों की मॉनेटरी वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं ट्रेड डेफिसिट, या फिर कह सकते हैं ट्रेड सरप्लस। इसको इस तरह से समझते हैं, मान लो इंडिया ने इंपोर्ट किया 1000 रुपीज का, ठीक है, सामान मंगवाया, मतलब इसका पैसा दूसरी कंट्री में चला गया। एक्सपोर्ट किया 500 रुपीज का, मतलब 500 रुपीज इसके पास आए। अब दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 500। लेकिन ये प्लस में आया कि माइनस में? भाई दे दिए 1000 रुपए और मिले 500 रुपए, तो -500 हुआ। तो ये हो गया, चूंकि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ये हो गया ट्रेड डेफिसिट, ठीक है। दूसरा सीन ये हो सकता है कि हमने इंपोर्ट किया 1000 रुपीज का, मतलब 1000 रुपए का हमने सामान मंगवाया, लेकिन एक्सपोर्ट किया 1500 का, जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किए और जो बाहर भेजे, तो उसके बदले में हमें 1500 रुपीज मिले। तो अब जो डिफरेंस है दोनों का वो है +500, तो इसको कहेंगे ट्रेड सरप्लस। जो गुड्स है, ज्यादातर इंडिया एक्सपोर्ट कम करता है और इंपोर्ट ज्यादा करता है, इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, ट्रेड सरप्लस नहीं रहता है। आगे हम देखेंगे अभी की क्या स्थिति है इस आर्टिकल में, ठीक है। मेरे ख्याल से अब आपको ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड सरप्लस समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये कैसे रिलेटेड है इसको भी समझ लेते हैं, तो और चीजें आसान हो जाएंगी। इस चार्ट की मदद से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, और फिर करंट अकाउंट डेफिसिट की भी बात होगी इस आर्टिकल में, और बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट क्या है। तो जो हमने ट्रेड डेफिसिट की बात की वो आपको इस चार्ट में यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट से शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री का, मान लो हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के जितने भी इकोनॉमिक फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं बाहर दूसरे देशों के साथ, सारे और देशों के साथ, उनका एक सिस्टमेटिक जो रिकॉर्ड होता है, जो लेखा जोखा होता है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। सिंपल भाषा में, भारत और अन्य देशों के साथ जो भी उसके इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होते हैं किसी भी प्रकार के, उसका जो एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब उसके अंतर्गत आ गया करेंट अकाउंट और आ गया कैपिटल एंड फिनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या हो गया? जितने भी विजिबल, जिसको कहेंगे टैंजिबल, जो कि आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इनविजिबल क्या हो गया? सर्विसेज। मतलब कि आपने एक लैपटॉप मैन्युफैक्चर किया तो वो दिख रहा है, लेकिन आपने सर्विसेज दी, सॉफ्टवेयर आईटी सर्विसेज दी, आपका कॉल सेंटर है, तो वो सारा आपका सर्विसेज में आ जाएगा। सो दो तरह के ट्रांजैक्शन होंगे। अब जो अभी अभी हमने बात की थी ट्रेड डेफिसिट की, उसमें सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम की बात होती है, मतलब गुड्स की बात होती है, सर्विसेज की नहीं। ये हो गया गुड्स और ये हो गया सर्विसेज। कैपिटल अकाउंट में दोनों आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट दोनों को कवर करेगा, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को भी। और यहाँ पे भी डेफिसिट है कि सरप्लस है, वो कैसा डिसाइड होगा कि कितना इंपोर्ट हो रहा है और कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। सो हमने ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट देख ही लिया, और करेंट अकाउंट डेफिसिट में ये पूरा का पूरा लेके चलेंगे, ना कि सिर्फ गुड्स को। दूसरा, कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ गए, यहाँ पे डायरेक्ट में आ गया, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई हो गया, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में एफआईआई हो गए, देन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, जो भी कमर्शियल बोरोइंग्स या शॉर्ट टर्म डेट हो गया, और असिस्टेंस में जो गवर्नमेंट एड है या गवर्नमेंट लोन्स है
वो आपके आ गए। सो इस आर्टिकल में, जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें कैपिटल एंड फाइनेंशियल अकाउंट की बात ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने ले लिया कि साथ में आप एक एक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाएगी। ज्यादा बात इसकी हो रही है, जो कि बहुत ही सिंपल है, कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है। अब देखो, एक सेंटेंस में इसको बताया जा सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट और ट्रेड डेफिसिट को। करंट अकाउंट डेफिसिट में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसके इंपोर्ट का जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसका डिफरेंस को कहेंगे करंट अकाउंट डेफिसिट या सरप्लस। साथ ही साथ जो सिर्फ अगर गुड्स को लेंगे तो उसको कहेंगे हम ट्रेड डेफिसिट। नाउ लेट अस सी द आर्टिकल। Specter of wider trade and current account deficits is dragging the rupee down. So यहाँ पे क्या कह रहा है, अभी अभी हमने ट्रेड एंड करंट अकाउंट डेफिसिट समझा। कहता है इसकी जो आशंका है कि ये और बढ़ेगा, ये जो है रुपी की वैल्यू को और गिराता जा रहा है। India's monthly merchandise trade deficit hit a fresh record of $25.6 billion in June, as per preliminary estimates released by the Commerce and Industry Ministry on Monday. अब देखो, ये कौन डेटा रिलीज करता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। सो ये डेटा रिलीज करता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कहता है, और ट्रेड डेफिसिट अभी अभी हमने देखा, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट है वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। कहता है जून में $25.6 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट रहा। ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और ये तीसरा ऐसा ओकेजन है पिछले 7 महीनों में जबकि ये हायर साइड पे है, और लगातार दूसरा मंथ मई में भी ये बढ़ा था, और फिर अभी भी ऑल टाइम हाई पे है। इन जून द वैल्यू ऑफ आउटबाउंड शिपमेंट्स ग्रू 16.8%, मार्जिनली स्लोअर दैन 20.6% growth recorded in May to about $38 billion, reflecting the third successive month of moderation. कहता है कि जो वैल्यू है एक्सपोर्ट की, वो इतना बढ़ी थी 16.8% जून में, और मई में तो एक्चुअली वो 20.6% था। तो एटलीस्ट मई से जून में थोड़ा सा ये कम है। Worryingly, 4 of India's top 10 export items, engineering goods, cotton yarn, drugs, pharma and plastic products. So कहते हैं कि 10 एक्सपोर्ट आइटम में से जो 4 एक्सपोर्ट आइटम्स हैं, कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ ईयर अगो, लगभग एक साल से वो कम हो गए हैं। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब कम हो गए हैं। पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स वर अप 98% फ्रॉम जून 2021, बट अबाउट $0.7 बिलियन लोअर देन मई 2022। कहते हैं पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, लेकिन अगर हम मई 2022 से तुलना करें तो कम हुए हैं। इवन एज एक्सपोर्ट्स growth slid, imports surged by over 51% to 63.6 billion in June. सर्ज मीन्स बढ़ना। सो एक्चुअली इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है। कितना? 51% से, और हो गया $63.6 बिलियन जून में, और लगातार ये चौथा महीना है कि $60 बिलियन का मार्क क्रॉस किया है। ओके, अच्छा, अब जो ये इंक्रीज है इंपोर्ट में, उसमें 3/4 जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है? कोल इंपोर्ट का और पेट्रोलियम इनफ्लोज का। इसके अलावा गोल्ड इंपोर्ट लगभग 8 गुना बढ़ा मई में, और 107 टन तक चला गया। लेकिन मई के बाद जून में थोड़ा सा ये मॉडरेट हुआ है, लेकिन अभी भी 169% हायर इफ वी कंपेयर इट विथ लास्ट ईयर। ओके, सो 3 चीजों का यहाँ पे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ये इंपोर्ट में, कोल, पेट्रोलियम और आपका गोल्ड। अब इसका रुपी की वैल्यू पे क्या असर हो रहा है? तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कोल इंपोर्ट्स ज्यादा हो रहे हैं। रशिया यूक्रेन वार की वजह से इनकी कीमतों में भी ग्लोबली काफी वृद्धि हुई, लगभग 30% तक जो है तेल की कीमतों में वृद्धि देखने को मिली है, और हमारे यहाँ इंपोर्ट भी ज्यादा हो रहा है। तो अब इंपोर्ट बिल जो है, क्योंकि पे तो करना पड़ेगा, वो बिल बहुत बड़ा होता जा रहा है धीरे धीरे, और उसकी वजह से जो रुपी की वैल्यू है वो भी गिर रही है, क्योंकि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे कहते हैं कि फर्स्ट क्वार्टर का जो ट्रेड डेफिसिट है adds up to a record $70.25 billion, over 2 times higher than a year ago. पिछले साल की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा है बढ़ा हुआ। इसके अलावा जो कहते हैं कि जो स्लो डाउन इन एक्सपोर्ट्स है, वो भी चूंकि जो ग्लोबल डिमांड है अभी वो बहुत वीक है, और बहुत जल्द उसमें सुधार की भी ऐसी कोई गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो अभी जो है स्थिति कमोबेश यही रहने वाली है।
अगेन इन दिस पैराग्राफ कहते हैं राइटर कि जो डोमेस्टिक डिमांड है फॉर इंपोर्ट्स ऑफ ऑयल, फर्टिलाइजर, कोल और इवन गोल्ड, ये जो है इसकी वजह से अभी ये और बढ़े हुए जो ग्लोबल प्राइसेस हैं इसकी वजह से ये जो इंपोर्ट बिल है वो अभी बढ़ते ही रहने की संभावना है। यहाँ पे आप दो वर्ड देख पा रहे हो, सेफ हेवन, इसका मतलब होता है सेफ प्लेस, और टिमिल्चुअस मतलब कुछ भी जो अभी ऑर्डर में नहीं है, थोड़ा डिस्टर्ब्ड है, डिसऑर्डरली है, सो टिमिल्चुअस फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है। द वीकनिंग रूपी विच टम्बल्ड फर्दर टू 79.37 vis-a-vis द यूएस डॉलर ऑन ट्यूसडे विल रेज इंपोर्ट कॉस्ट्स फर्दर। कहता है कि अभी अब रुपी की तो की वैल्यू कम होती जा रही है तो फिर वो ज्यादा रुपी देना पड़ेगा ना, सो वो भी एक वजह बन जा रहा है। वो चीजें मतलब एक जो विशेष साइकिल शुरू हो गया है वो हर चीज पे उसकी वजह से जो है इंपोर्ट बिल बढ़ता जा रहा है। सो 82 तक जा सकता है बिफोर रिकवरी, वापस करेक्शन होने के पहले रुपी की वैल्यू। और कहते हैं कि करंट अकाउंट डेफिसिट वुड बी मोर देन डबल टू अराउंड 3% ऑफ जीडीपी। पिछले साल 21-22 में वो 1.2% ऑफ जीडीपी था। अब चूंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पे भी उसका असर आएगा ही, क्योंकि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन को देखते हुए पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स लगाया है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन पे। कहता है कि दैट कुड हेल्प ब्रिज कंसर्न्स अबाउट द फिजिकल डेफिसिट। सो फिजिकल डेफिसिट को कम करने में ये विंडफॉल टैक्स मदद कर सकता है। अब ये विंडफॉल टैक्स क्या होता है? कुछ इंडस्ट्रीज पे जहां पे ऐसा लगता है कि उनको एक्सेसिव प्रॉफिट हो रहा है, वहां पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जाता है, उसको कहते हैं विंडफॉल टैक्स। इट ऑल्सो प्लेस्ड restrictions on petroleum products exports and acknowledged that gold imports were hurting the current account by raising custom duties to 15% from 10.75%। सो कस्टम ड्यूटी यहाँ पे 10.75% से बढ़ा करके 15% कर दिया है, और साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पे भी रोक लगाई है। अंत में राइटर कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं इससे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट है उस पे कमी आ सकती है, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई गई है गोल्ड पे उससे फर्क नहीं पड़ेगा गोल्ड के इंपोर्ट में। क्यों? क्योंकि इट मे नॉट डेंट, राइटर सेज इट मे नॉट डेंट इंडियाज अनपैरेलल्ड एपेटाइट फॉर द येलो मेटल एज मच एज होप। क्योंकि एक जो है कि कितना भी गोल्ड ये ले सकते हैं, अनपैरेलल्ड एपेटाइट है। दूसरी तरफ coal imports are expected to keep hitting record highs as the monsoon will affect domestic output। कहता है मानसून की वजह से डोमेस्टिक आउटपुट में कमी आएगी और इसकी वजह से कोल इंपोर्ट भी अभी बढ़ता ही रहेगा। Policy makers may have little room to maneuver out of this vicious cycle, but missteps must be avoided and domestic inefficiencies hurting exports reviewed urgently। कहते हैं कि अभी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है मैनूवर करने का, चीजों को मोड़ने का, मोल्ड करने का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स एज वेल एज इंटरनल फैक्टर्स, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा रूम है, बहुत ज्यादा स्कोप है चीजों को मैनूवर करने का। लेकिन फिर भी कोई भी गलत स्टेप लेने से बचना होगा और बहुत ही सोच समझकर जो भी डिसीजंस लेने हैं रिव्यू करना है, और जो भी डिसीजंस लेने हैं वो लेने पड़ेंगे। आज का आपका सवाल है कि जो भी ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट का जो डेटा रिलीज होता है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा होता है? आपको उस मिनिस्ट्री का नाम लिखना है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आई होप कि आज आपको कई सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे और ये आर्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी देख लेते हैं। आउटबाउंड, आउटबाउंड हमें मिला था, आउटबाउंड मतलब जो भी बाहर जाने वाले हैं, तो यहाँ पे एक्सपोर्ट के संदर्भ में था। सर्ज मीन्स सडन एंड ग्रेट इंक्रीज, बहुत अचानक से कोई चीज बहुत बढ़ जाना। अगेन सोड भी काफी हद तक इसी तरह का है, टू राइज वेरी क्विकली। ये सब चूंकि ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने के संदर्भ में ये आर्टिकल था, तो इसी तरह के वर्ड्स थे, सर्ज, सोड। अब इसका अपोजिट हो जाता है प्लमेट, मतलब गिरना। टैंजिबल, वैसी कोई चीज जो आप देख सके, छू सके। जहां पे हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात की थी तो वहां पे सिर्फ टैंजिबल आइटम्स की बात होती है, मतलब गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात होती है, उससे रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होती है। जबकि करंट अकाउंट डेफिसिट में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो मॉनेटरी वैल्यू है उनके बीच का डिफरेंस जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट बनता है अगर वो माइनस में है। टिमल्चुअस में मतलब क्या हो गया? कुछ भी जो
अभी सही अवस्था में नहीं है, डिसऑर्डर्ड कंडीशन में है, जहाँ पे कंफ्यूजन है ना। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब ऐसा होते हुए भी। सो अगर आपको कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देना है तो कह सकते हैं कि ऐसा होते हुए भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि ऐसा है लेकिन ऐसा होते हुए भी, फिर उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होगा, नॉट विथ स्टैंडिंग। मैनूवर मतलब किसी चीज को एक रास्ते पे लेके आना, कुछ इधर उधर हो गया है उसको सही रास्ते पे लेके आना, सो उसको कहते हैं मैनूवरिंग। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, ये ब्लैंक्स में इन्हीं वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड फिल होगा। इसको आप पहले करें और उसके बाद एक बार जाके एडिटोरियल कॉर्नर, आई एग्जाम बे वेबसाइट के एडिटोरियल कॉर्नर पे जाएं, वहां से आप अपने आंसर्स मैच कर लें। सो आज के सेशन में हमने समझा बैलेंस ऑफ ट्रेड, देन ट्रेड डेफिसिट, करेंट अकाउंट डेफिसिट, विंडफॉल टैक्स। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली विंडफॉल टैक्स लगाया है और साथ ही साथ कस्टम ड्यूटी को बढ़ाया है ताकि गोल्ड का इंपोर्ट में कमी आ सके। आज का सवाल मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, विच मिनिस्ट्री रिलीजेस ट्रेड डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट डेफिसिट डेटा। तो यहाँ पे आपको मिनिस्ट्री का नाम लिखना है कमेंट सेक्शन में। सो आई होप कि दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।